डॉक्टर लालचंद साठी जिनके कर्मों के कारण कस्बे के लोग उनको डॉक्टर लाठी कहने लगे। जिस गली में वे रहते थे, उस बेनाम गली को लोगों ने उनका नाम दे रखा था, डॉक्टर लाठी गली। इस नाम से प्रसिद्ध कर दिया था उस गली को। उस गली में घुसते ही आप घेर लिए जाते थे और घेरे जाने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चलता था कि वो घेर लिया गया है। मैं अपने मित्र से पहली बार मिलने गर्दमोह पहुंचा था। घंटा घर से दाएं लेते ही उस गली में मैं घुस गया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि गली अचानक 3 गलियों में फिर से फूट गई। मैं चक्कर में पड़ गया था कि अब इधर से किस गली में घुसूं। पता पूछने के लिए जेब से पर्ची निकाली और पास में खड़े एक 9 से 10 साल के बच्चे की तरफ मैंने देखा। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि वो बच्चा अचानक से मुझे देख के जोर से चिल्लाने लगा, दादाजी मरीज, दादाजी मरीज। ये आवाज सुन के बालकनी में एक नवयुवती प्रकट हुई। उसने ऊपर से ही मेरा मुआवजा किया और पीछे की तरफ मुंह उठा के जोर से चिल्लाई, बापूजी मरीज। मैं हकबका गया। इतने में बड़ी फुर्ती के साथ नीचे वाली खिड़की खुली जिसके सामने मैं संयोगवश खड़ा था। खिड़की में मुझे एक जवान लड़के का बेहद दुबला पतला चेहरा दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें मुझ पे गड़ा दी, जैसे कोई जादूगर सम्मोहित करने के लिए अपनी आंखों को ऑब्जेक्ट की आंखों में गड़ा देता है, और मुझ पर आंखें गड़ाए हुए ही जोर की हाक लगाई, बापूजी मरीज। मैं वहां से भागना चाहता था कि अचानक मुझे लगा कि मेरा पते की पर्ची वाला हाथ मुझसे विपरीत दिशा में खींच रहा है। मैं कुछ समझूं इससे पहले ही मैंने अपने आप को एक कमरे के अंदर खड़ा पाया। सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक बेहद मोटी महिला के हाथ में मेरा हाथ था। उसने कमरे में रखी बेंच पर मुझे धकेलते हुए बैठाने की कोशिश की और मुझे पकड़ते हुए जोर से आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब मरीज। मैं बेंच पर अध बैठा ही बैठा हुआ था। अचानक हरे पर्दे के पीछे से किसी ने दूसरा हाथ मेरा पकड़ा और मुझे पर्दे के पीछे खींच लिया। अब मैं जिसके सामने खड़ा था वह बेहद लंबा, करीब 6.25 फुट का बेहद जर्जर शरीर था। गले में स्टेथोस्कोप लटकाए, सरसों के तेल से चिपके हुए बाल, सफेद रंग की फुल शर्ट, काला पैंट, बेल्ट पेट से थोड़ा सा ऊपर और छाती से थोड़ा सा नीचे बंधा हुआ था, और पैर में नीली बद्धी वाली हवाई चप्पल। मैं सन्नाया हुआ सा था और वे भन्नाए हुए से मुझे देख रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मामला क्या है। ये पूरा घटनाक्रम सड़क से घसीट के कमरे में घुसेड़ने तक करीब 1.5 मिनट में घट गया था। पते की पर्ची अभी भी मेरे हाथ में ही थी। मैंने पर्ची वाले हाथ को ऊपर उठा के बोलने के लिए थोड़ा सा मुंह खोला ही था कि जोर से डांटते हुए उन्होंने मुझे कहा, शट अप, चुप बिल्कुल। फिर आदेश देते हुए वे मुझसे बोले, जोर से अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। मैंने कहा, जी मैं कुछ समझा नहीं। वे बोले, चुप, बिल्कुल चुप, मुट्ठी बांध। मैंने घबराकर अपनी दोनों मुट्ठियां बांध ली। वे बोले, अब पूरी ताकत से दीवार पे मारो। कुछ ना समझते हुए भी मैंने दोनों मुट्ठियां दीवार पर मार दी। वे बोले, कैल्शियम ठीक है तुम्हारा, हड्डियों में कोई समस्या नहीं है। मैं अचंभित सा उनको देखने लगा। वे बोले, अब जितनी जोर से सांसें रोक सकते हो रोको। कुछ कहने के लिए मेरे होंठ खुले ही थे कि उन्होंने फिर मुझे जोर से फटकार कर बोला, चुप, सांस रोक। मैंने सांस रोक ली। करीब 40 सेकंड में मेरा मुंह लाल पड़ गया। वे बोले, ब्लड प्रेशर भी एकदम नॉर्मल है। फिर बोले, जगह पे खड़े खड़े 50 बार कूदो। मेरी आंखों में अपने लिए विरोध और मुझे कूदता न देख वे और मोटी नर्स दोनों जोर से चिल्लाएं, कूद। मैं घबरा के कूदने लगा। 50 बार कूदवा के बोले, शुगर भी ठीक है, हाफी नहीं भरी, मतलब फेफड़ा एकदम सही काम कर रहा है, हार्ट किडनी सब चकाचक है। फिर तुम हमारे पास क्यों आए? तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है क्या? अभी ठीक से जवान भी नहीं हुए और पड़ गए दवा दारू के चक्कर में। मैंने बहुत शांति से कहा, आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर साहब। मेरा इतना कहना था कि डॉक्टर साहब बुरी तरह बिफर गए और बोले, डॉक्टर तो है कि मैं, अब तू मुझे डॉक्टर सिखाएगा? जबलपुर से लेकर भोपाल तक के डॉक्टर मेरी डायग्नोसिस को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। कागज पे लिख के देता हूँ, तेरे सारे पैरामीटर किसी भी मशीन में घुस के चेक करा ले। अगर डिट्टो सेम टू सेम ना निकले तो मेरा नाम डॉक्टर लाठी नहीं। अभी तेरे घुसते ही तुझे पटक के तेरे पुट्ठी पे 4 डिजिटल वाटर के इंजेक्शन ठोक देता तो पट्टे से 100 रुपए निकाल के मेरी टेबल पे रख देता।
और थैंक यू कहता सो अलग। गर्द मोह में बैठा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली वालों से कमजोर हूं। मैं पूरी तरह घबरा गया था क्योंकि बिना किसी बात के बखेड़ा खड़ा हो गया था। मैंने दीन मुद्रा बना ली और डॉक्टर साहब से बोला, सर मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो सिर्फ प त। उन्होंने मुझे पत पे ही रोक दिया। पता के त में अ की मात्रा भी नहीं लगाने दी और मुझे फटकारते हुए बोले, अरे पादना कोई बीमारी है? नहीं है बच्चे, छोटा हो या बड़ा, इंसान हो या जानवर, सब पादते हैं। मैं खुद डॉक्टरों की पादता हूँ। गैस पास करना बीमारी का लक्षण नहीं है बल्कि उत्तम स्वास्थ्य की निशानी है। इसका मतलब है कि तुम्हारा लीवर अच्छा काम कर रहा है, बल्कि पाद ना होना बीमारी का लक्षण है। जितने बड़े बड़े लोग हैं ये खाते यहाँ हैं लेकिन दिल्ली मुंबई से पाद निकली जाते हैं। पता नहीं क्यों उनको लोकल डॉक्टर से गैस निकलवाने में शर्म आती है, जबकि हम कुल 20 रुपए में गैस पास करवा दें। लेकिन नहीं, जब तक वो एक पाद पर 20,000 रुपए खर्च न कर दें तब तक उनको तसल्ली नहीं होती है। डॉक्टरी के धंधे में आजकल पाद पाद नहीं, खाद खाद का काम करता है। बड़े आदमियों की कब्जियत वाली हवा पे तो लोग फल फूल रहे हैं, और फले फूले भी क्यों नहीं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि पादे सो पुण्यवान, सूंघे धर्मात्मा, थूके सो नरक को जाए, अन्न की है वासना। पुण्य के कारण ही सेठ लोगों को धन संपत्ति मिलती है, सो गैस होना उनका पुण्य फल है। कुछ लोग उसे सूंघ के पैसे कमा रहे हैं तो ये उनका धर्म फल है। जयपुर में तो सिर्फ एक हवा महल है, लेकिन तुम देश के अन्य शहरों में जाके देखो, सैकड़ों की तादाद में हवा से खड़े हुए हवा महल मिल जाएंगे। कई डॉक्टरों ने सिर्फ पाद की दम पे बड़े बड़े बंगले बना लिए। हालांकि बड़े आदमियों को पदवाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कहीं तुम अपने हुनर से उनको पदवाने में सफल हो गए तो इनकी बड़ी प्रतापी पाद होती है। इनके पादने भर से बंगले खड़े हो जाते हैं। तुम भाग्यशाली हो कि तुमको गैस पास हो रही है। अगर गैस पास ना हो तो बच्चे, ये संसार, सुरा सुंदरी सब निस्सार लगने लगते हैं। गैस फंसी हो तो स्वयं को तकलीफ होती है, निकल जाए तो समाज को तकलीफ होती है। समाज पीड़ा देने वाले के खिलाफ अनाप शनाप बकने लगता है, जैसे उसे पदोड़ा, चिरका, न जाने क्या क्या कहता है, हिकारत से देखता है। लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब नरक में जाएंगे क्योंकि वे अन्न की वासना का अपमान कर रहे हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है कि अन्न ही साकार ब्रह्म है। अन्न रूपी ब्रह्म जब साकार से निराकार की बिरादरी में जाता है गैस फॉर्म में, तब उसे आप देख नहीं सकते, केवल अनुभूत कर सकते हैं। तब वो आंख का नहीं, नाक का विषय हो जाता है। और ये संसार का नियम है कि हर आदमी को दूसरे का ब्रह्म बेहुदा बदबूदार ही लगता है। इसलिए तुम गौर करना, इंसान को दूसरे का पाद और दूसरे की सफलता फूटी आंखों नहीं सुहाती, लेकिन अपना पाद और अपनी सफलता के गुणगान गाते हुए इंसान दिव्यानुभूति से भरा होता है। अपना ब्रह्म ब्रह्म, दूसरे का ब्रह्म बदबू, ये कोई बात हुई? तुम बिल्कुल बिंदास रहो, जब तक तुमको गैस पास हो रही है तुमको बीमारी छू भी नहीं सकती। तुम बीमार नहीं, बुढ़ स्वस्थ हो। डॉक्टर लाठी का नियम है, जो सलाह देने से ठीक हो जाए उसे खामखा सुई लगवा के लूटना नहीं चाहिए। इसीलिए तुमसे सिर्फ सलाह के और कंप्लीट बॉडी चेकअप के 50 रुपए लिए जाएंगे। मैंने कहा, ये क्या जबरदस्ती है, मैं क्यों दूं 50 रुपए? मैं तो आपके पास आया ही नहीं था। आप लोगों ने जबरदस्ती मुझे सड़क से घसीट कर दवाखाने में बंधक बना लिया। और फिर मैंने तो आपसे कहा ही नहीं कि मेरा चेकअप कीजिए। आप जबरदस्ती मेरा चेकअप करते तो मैं क्या करूं? आपका नाती लड़का मुझे देख के दूर से मरीज मरीज चिल्लाने लगे तो मैं क्या करूं? डॉक्टर बोले, अच्छा तो फिर तुम दवा खाने में क्यों घुसे? अरे मैं अपने आप नहीं घुसा हूं, मैं तो बाहर खड़ा था सड़क पर, वहां से घसीट के लाया गया हूं जबरदस्ती। वे बोले, तो फिर तुम हमारे दवा खाने के सामने क्यों खड़े थे हाथ में पर्चा लेकर? मैं बोला, डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है। सामने तिकड्डा देखकर मैं चकरा गया, सो पता पूछने के लिए रुका उस छोटे बच्चे के पास। वो मुझे देख के मरीज मरीज चिल्लाने लगा तो मैं क्या करता? वे बोले, हो गया ना सिद्ध कि तुम मरीज हो। मैंने कहा, कैसे? वे बोले, कोई भी बुद्धिमान आदमी पता अपने बड़े से पूछता है, तुम छोटे से पूछ रहे हो, वो भी बच्चा। मतलब कि तुम बुद्धिहीन हो, बुद्धिहीनता एक रोग है। फिर तुमने कहा कि तुम चकरा गए। चक्कर आना एक किस्म की बीमारी है। मैं बोला, अरे चकरा से मतलब कि मैं कंफ्यूज हो गया था। वे बोले, कंफ्यूज मतलब भ्रम, भ्रम भी एक बीमारी है। तुम अपने भ्रम का निवारण चतुर आदमी से न करवा के चंचल बच्चे से करवा रहे थे। ये पागलपन की प्राइमरी स्टेज है।
एक बुद्धिहीनता, 2 चक्कर आना, 3 भ्रम होना, 4 पागलपन। अभी तक कुल 4 बीमारियां पकड़ में आ गई हैं। तुम शारीरिक नहीं मानसिक रोगी हो। मैं गुस्से से फट पड़ा और जोर से चिल्लाया, आप पागल हैं क्या? अच्छे भले आदमी को मानसिक रोगी कह रहे हैं? उस मोटी नर्स ने लपक कर जोर से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, इतनी ताकत से कि मैं हिल ही नहीं पाया। डॉक्टर साहब ने शांति से मेरी तरफ देखा और मुझे सुनाते हुए बोले, 5वीं बीमारी, उन्माद, हिस्टीरिया। तुम्हें उन्माद भी है, ये उसी के लक्षण हैं। अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए, वरना इन सब की अभी प्राइमरी स्टेज है। मैं कुछ दवाइयाँ अपने पास से तुमको देता हूँ। दवाई, चेकअप सब मिला के 350 रुपये से काम हो जाएगा। मैंने कहा, मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, मैं अभी पुलिस थाने जाता हूँ। वे बोले, उससे पहले मैं तुमको पागल खाने भिजवाता हूँ। 350 रुपये देते हो कि पागल खाने फोन करूँ? मैं घबराहट में रोने लगा। मुझे रोता हुआ देख उन्होंने कागज पर 6वीं बीमारी भी लिखी। बोले, तुमको अवसाद भी है, इसका 50 रुपये और लगेगा। अब हो गए कुल 400 रुपये। रुपये दो और जाओ, नहीं तो मुझे मजबूरन पागल खाने फोन करना पड़ेगा। तुम जैसे बीमार पागल को सड़क पर छुट्टा नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा, लेकिन अभी तो आप कहे थे कि मैं स्वस्थ हूँ पूर्ण रूप से। डॉक्टर लाठी बोले, तब मैं सिर्फ मरीज को देख रहा था, मर्ज को नहीं। अब मैं मर्ज को देख रहा हूँ। और किसी अच्छे डॉक्टर का धर्म होता है कि वह मर्ज को समाप्त करे। तुम्हारी बीमारी बाहरी नहीं है, इसीलिए चुपचाप मेरा सहयोग करो। मैं उन डॉक्टरों में से नहीं हूँ जो मरीज को बचाने के लिए मर्ज को जिंदा छोड़ देते हैं। मैं मर्ज को मिटाने में विश्वास रखता हूँ और उसके लिए अगर मुझे मरीज को मिटाना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये 4 आदमी पागल नहीं हैं जो तुमको देखते ही मरीज मरीज चिल्लाने लगे थे। इसमें कि एक बच्चा है। बच्चे भोले होते हैं, वे झूठ नहीं बोलते। एक विशुद्ध गृहिणी है, गृहिणियां झूठ नहीं बोलती। और एक युवा है जिसके कंधे पर राष्ट्र टिका हुआ है। युवा शक्ति मुंहफट होती है, वो जो बोल दे वही सच होता है। चलो मान लिया कि सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये जिसने तुम्हें पकड़ के रखा है तुम्हारी माँ की जैसी है। माताएं कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तुम पागल हो। पागल आदमी का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि उसको अपना पागलपन नजर नहीं आता। वो दूसरों को पागल कहता है, जैसे कि तुमने मुझे अभी कहा। मैं तुझे स्वस्थ करना चाहता हूँ और तू मुझे लुटेरा कह रहा है। तुझे अपने धन की चिंता है, लेकिन मुझे तेरे मन की चिंता है, क्योंकि तेरी इसी लोभ लिप्सा ने तेरे मन को रुग्ण कर दिया है। तू पागल ही नहीं, एक नंबर का लोभी, लालची, झूठा, मक्कार, भ्रष्टाचारी है। मन के उपचार के लिए धन की परवाह करने वाला सबसे बड़ा पागल होता है। अब मैं पहले तुझे पागल खाने भेजूंगा, फिर पुलिस थाने, और एक बार तो पुलिस थाने पहुंचा तो परमानेंट पागल हो जाएगा। मैं घबरा गया और सचमुच अपने आप को बीमार पागल समझने लगा। मरता क्या न करता, मैंने जान छुटाने के लिए अपने बटुए से 400 रुपये निकाल कर उनके टेबल पर रख दिया। उन्होंने अब पहली बार अपनी भद्दी से मुस्कुराहट लाते हुए मुझसे पूछा, वैसे किसके यहाँ जाना है? मैंने एड्रेस की पर्ची उनके हाथ में रख दी। उन्होंने पर्ची पढ़ के मुझे सख्त निगाह से देखा और बोले, 50 रुपये फिर और दो। मैंने चौंक के कहा, आप किस लिए? बोले, तुम्हारी आंख में नंबर है दूर का, 2.25 सिलेंडरिकल चश्मा लगेगा। और वो मेरा हाथ पकड़ के लगभग घसीटते हुए सड़क पर उसी जगह पे ले आए जहां से मुझे घसीट के अंदर लेके जाया गया था। और अपने दवाखाने की दीवार के बिल्कुल सटे हुए एक दरवाजे पर लगी एक धुंधली सी नेम प्लेट की तरफ इशारा किया और बोले, जिस पर मेरे दोस्त का नाम लिखा हुआ था। मैं भौचक्का सा कभी नेम प्लेट को देखता तो कभी डॉक्टर को। डॉक्टर लाठी ने मुझे बेहद दया भाव के साथ देखा और कहा कि तुमको 2 बीमारियां और हैं, मैं 100 रुपये और लूँगा, एक एंग्जाइटी की और दूसरा भूलने की। तुम अपना बटुआ मेरे दवाखाने में भूल आए हो। ये सुन के मुझे सच में चक्कर आ गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने के बाद जब घर पहुंचा तो पत्नी मुझे देखकर चिंतित हो गई। बोली, क्या हो गया तुम्हें? तुम एकदम बीमार टूटे हुए क्यों नजर आ रहे हो? मैंने कहा कि जब कोई बलात् हमारी ईमानदारी पर हमला करता है, जब ना चाहते हुए भी हम लूट लिए जाते हैं, जब जबरदस्ती हमारे सच को झूठ करार दिया जाता है, जब 4 लोग मिलके हमें देखते ही मरीज या पागल कहने लगते हैं, तब अच्छा भला आदमी टूट ही जाता है। अनपढ़ आदमी की मार शरीर पर होती है, लेकिन पढ़े लिखे लोग मन मस्तिष्क पर चोट करते हैं।
क्योंकि वे जानते हैं कि तन को खंडित करने से कहीं अधिक लाभ मन को खंडित करने से होता है। किसी को नष्ट करना है तो उसको नहीं, उसके विश्वास को नष्ट कर दो। उसका विवेक स्वमेव समाप्त हो जाएगा। फिर वो परिवार में रहते हुए भी परिवार का व्यक्ति नहीं बल्कि भीड़ का हिस्सा हो जाएगा। मैंने पत्नी की तरफ प्रेम भरी मायूसी से देखा और विवशता भरे स्वर में उससे कहा कि हे मेरी सबसे अच्छे मित्र, मुझे क्षमा करना, मैं अब व्यक्ति नहीं रहा, भीड़ हो गया हूँ। और भीड़ के लिए सारा संसार सिर्फ एक ही बात कहता है कि भीड़ पागल होती है। मुझे अचानक अपनी पत्नी धुंधली दिखाई देने लगी। इस धुंधलेपन का कारण तब समझ में आया जब मेरे गालों को गर्म पानी की धारा ने स्पर्श किया। ओह! ये तो मेरे आंसू थे, जो ना चाहते हुए भी मेरी आँखों से बह रहे थे, और कमाल ये था कि मैं रो रहा हूँ, इस बात का मुझे भान ही नहीं था। मैं समझ चुका था कि डॉक्टर लाठी ने मेरा सही डायग्नोसिस किया था कि ये पागलपन की प्राइमरी स्टेज है। आप सभी को आशुतोष राणा की ये रचना कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही कहानियों, कविताओं, गीतों के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।